इस दिन यानी 13 मई को शुक्र के साथ साथ चंद्रमा भी तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रमा का तीसरे भाव में गोचर संख्या में, मत संख्या में, सत्तारूढ़ दल की मत संख्या में कुछ तो गिरावट लाएगा, मुझे इसकी उम्मीद है। केंद्र की लहर काम नहीं आएगी, लेकिन प्रदेश का प्रभाव रहेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इस बार कोई बहुत बढ़ोतरी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यानी कि पिछली बार बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। दो चीजें हैं, बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है तो केंद्र यानी बीजेपी की मुख्य कुंडली गिरावट दर्शा रही है, जबकि प्रदेश स्तर की चीजें बेहतर की ओर यानी उसको थामने की कोशिश करती हुई प्रतीत हो रही हैं। चंद्रमा अपनी राशि में रहेगा और उनकी जो है लग्न है उसके अनुसार ये दसम भाव से भी कनेक्शन नक्षत्र के माध्यम से जुड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी के जीत की संभावना अच्छी खासी है। इवन की डिंपल जी की जो कुंडली किसी परिचित के माध्यम से मिली, उनकी भी संभावनाएं मजबूत है। ऐसा नहीं कि ये चर्चित नाम है, चर्चित नाम भी कई बार हार जाते हैं, पर इन दोनों के जीतने की संभावनाएं अच्छी हैं। वो शिवसेना जो पुरानी शिवसेना रही है वो किसके साथ है, उस दल का पलड़ा भारी हो सकता है, वो दल ज्यादा फायदे में रह सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन 32 के साथ। अपने इसी शो में पिछले हफ्ते मैंने आपकी मुलाकात कराई थी पंडित हनुमान मिश्र से। इन दिनों चल रहे लोकसभा चुनावों को लेकर उनसे हुई मेरी ज्योतिषी बातचीत दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। चुनावों के संभावित परिणामों की ज्योतिष के सिद्धांतों के मुताबिक गणना करने की परंपरा पुरानी है। देश के कई विश्वविद्यालयों में ज्योतिष विज्ञान पढ़ाया जाता है। इस विद्या पर विश्वास करने वाले लोगों की तादाद बहुत भारी है। मेरा अपना शोध जो है ज्योतिष के बारे में, वो कहता है कि पिछले कई चुनावों में देश के मशहूर ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणियां 90% तक सही साबित हुई हैं। तो पंडित हनुमान मिश्र जी के बारे में भी जो आपको अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका जी। उनके बारे में भी मैं ये कह सकता हूं कि उनके द्वारा की गई भविष्यफल गणना के सही बैठने की दर हमेशा शीर्ष पर रही है। इनमें राजनीति सहित जीवन के सभी आयामों से जुड़ी भविष्यवाणियां शामिल हैं। तो मैं आपको आज फिर रूबरू कराता हूं पंडित हनुमान मिश्र जी से। लोकसभा के लिए मतदान का तीसरा चरण पंडित जी पूरा हो गया है। अब 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि इस चरण के मतदान में, यानी चौथे चरण के मतदान में, आपकी नक्षत्र गणना के हिसाब से अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थिति क्या रहने की संभावना बन रही है? जी, यहां पर शायद अलग अलग दलों का नाम मैं बीच बीच में लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर ना ले पाऊं तो ये समझिए कि मेरे लिए मुख्यतः दो आधार होते हैं, पक्ष और विपक्ष। यानी सत्तारूढ़ जो दल या व्यक्ति है उसके साथ में रहने वाले या उसके अनुयायी, दूसरा जो विपक्ष के साथ एकजुट हैं वो दूसरा समूह। तो 13 मई को चंद्रमा कर्क राशि में होगा, पुनर्वसु नक्षत्र यानी गुरु के नक्षत्र में होगा। जब हम भारतवर्ष की कुंडली की बात करते हैं तो चंद्रमा वहां भी चौथे भाव से संबंध रखता है, यानी चौथे भाव में होता है। चौथा भाव छोटी यात्राओं का या आंशिक परिवर्तन का होता है। यानी कि 13 तारीख को जो चुनाव होंगे उसमें प्रदेश स्तर पर कॉन्फिडेंस या मजबूती बनी रहेगी। यानी जिन प्रदेशों में जिन जिन दलों की सरकारें हैं वो प्रदेश स्तर पर चीजों को थामने की कोशिश करेंगे। यहाँ दो स्तर काम करते हैं, स्थानीय स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी अपना मायने रहेगा, और जो केंद्र का मायने होता है वो, जैसे केंद्र की लहर में बहुत सारे चुनाव निकले हैं, 2 पंचवर्षीय में ऐसा देखने को मिला है। इस बार प्रदेश स्तर पर जो छवि है इन पार्टियों की वो 13 मई को ज्यादा मायने रखेगी। सपोज करिए किसी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो वहां पर बीजेपी की सीटों में मजबूती बनी रहेगी, कांग्रेस की सरकार है तो वहां कांग्रेस की सीटों में मजबूती बनी रहेगी। इस बार यानी 13 मई के चुनाव में शायद केंद्र की या केंद्रीय नेताओं की लहर
ज्यादा देखने को ना मिले। और पहले सवाल का स्पष्ट उत्तर यह है कि तीसरे भाव से संबंध रखने का मतलब है चंद्रमा का कि पक्ष के यानी जो शीर्षस्थ व्यक्ति हैं और उनके जो समर्थक हैं उनके पक्ष का प्रतिशत थोड़ा सा, चंद्रमा स्वराशि का है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा बदल जाएगा, क्योंकि अपनी राशि में चंद्रमा भी मजबूती देगा और चंद्रमा का गोचर तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देता है। तो भारतीय कुंडली के अनुसार जो भारत की सत्ता पर उनका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। अभी फिलहाल डगमगाया हुआ है, तो ये कुछ तो कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन जो मत पड़ेंगे वो इनके पक्ष के प्रतिशत को कुछ कम करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि शुक्र की दशा जब चलती है तो सत्ता परिवर्तन करती है, और शुक्र का मैंने इसीलिए कहा कि तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, और इस दिन यानी 13 मई को शुक्र के साथ साथ चंद्रमा भी तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रमा का तीसरे भाव में गोचर संख्या में, मत संख्या में, सत्तारूढ़ दल की मत संख्या में कुछ तो गिरावट लाएगा, मुझे इसकी उम्मीद है। लेकिन आप कह रहे हैं कि शुक्र सत्ता परिवर्तन देता है, दूसरी तरफ अभी आपने ये कहा कि जिन राज्यों में जिन राजनीतिक दलों की सरकारें हैं उन राज्यों में उन राजनीतिक दलों को ही इस चौथे चरण के चुनाव में फायदा होगा जी। तो ये अंतर्विरोध कैसे है? अगर सत्ता का परिवर्तन होता है तो मैं इसी को दिखा रहा हूं। केंद्र में दो पार्टियां मुख्यतः मान लीजिए, कांग्रेस के नेतृत्व वाली और बीजेपी के नेतृत्व वाली, ये दो पार्टियां हुई। कहीं पर तीसरे दल की भी सरकार हो सकती है, तो वहां पर उस दल की सीटें ज्यादा आने की संभावना रहेगी, वो किसी के भी समर्थन में हो, बीजेपी के समर्थन में हो तो ठीक, और कांग्रेस के समर्थन में हो तो ठीक। यानी ऐसी जगहों पर स्थानीय सरकारें मेंटेन कर लेंगी, लेकिन केंद्र की लहर काम नहीं करेगी। दोनों चीजें क्लियर है, केंद्र की लहर काम नहीं आएगी, केंद्र की लहर काम नहीं आएगी, लेकिन प्रदेश का प्रभाव रहेगा। इन सब के बावजूद भी एक तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखेगी वो ये होगी कि सत्तारूढ़ दल के मतों में कमी देखने को मिलेगी। प्रदेशों में जो दल सत्तारूढ़ हैं उनके मतों में कमी देखने को मिलेगी, या केंद्र में जो दल सत्तारूढ़ है उसके मतों में कमी देखने को मिलेगी? जो प्रदेश में सत्तारूढ़ हैं उनका दबदबा कायम रहेगा, लेकिन केंद्र का प्रभाव इस बार इस मतदान में, जैसे कि केंद्र सरकार ने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, इसका प्रभाव इस चुनाव में मतदाताओं पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी 3 1 4 4 की संख्या है, राहु का जो दिन है, ये भी कहीं ना कहीं बरगलाने का काम या जो है मत फेरने का काम कर सकता है। और 13 मई 2024 को जो दिन है सोमवार का है, चंद्रमा अपनी राशि में है, फ्लक्चुएशन तो होगा, जो जहां जैसी स्थिति में, केंद्र की स्थिति में परिवर्तन, लेकिन प्रदेश का प्रभाव, इसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, शायद मैं अपने शब्द को प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की टिकट से लड़ रहे सांसदों को कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहां पर बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, भले ही केंद्र का नेता वही है, बीजेपी की जन्म कुंडली वही है, लेकिन वहां उसको फायदा नहीं मिलेगा। वहां उड़ीसा की सरकार जिस दल का समर्थन कर रही होगी उस दल के सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। हाँ, ये अब बात बिल्कुल साफ हो गई। देखिए 13 मई को हनुमान जी 96 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8 और महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13 है, शायद 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट पड़ेंगे। तो ये जो 10 राज्य हैं इनके 96 सीटों पर जो वोट पड़ेंगे 13 मई को, अब इनमें से कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नगण्य सीटें मिली थी। तो अब मैं ये खासकर आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोट पड़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें आपको किसके पक्ष में जाती दिखाई देती हैं? मध्य प्रदेश में सरकार, जैसा आपने बताया, तो वहां 8 सीटों पर वोट पड़ेंगे, वहां क्या होने की संभावना है? इस वक्त महाराष्ट्र में
शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में जी आपको जो चुनाव होंगे 11 सीटों पर, उनमें क्या स्थिति बनती दिखाई देती है? जी, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, यानी स्वाभाविक है कि बीजेपी की पूरी पूरी सरकार नहीं है। शिवसेना के साथ ट्रेजेडी ये रही है कि शिवसेना का स्वामित्व अभी कुछ दिनों पूर्व तक किसी और के पास था, यही नाम यही था, और अब किसी और के पास है। यानी जनता के मन में किस शिवसेना, वास्तव में कागज पे शिवसेना एक अलग चीज है, दिल में शिवसेना को मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना लंबे समय तक शिवसेना के रूप में जानी गई है, उसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता है कि, क्योंकि आपको मैं बार बार स्पष्ट करता रहता हूं कि मैं राजनीति की व्यक्ति नहीं हूं, आप लोग जो बताते हैं उससे गुणागणित करके ग्रहों को कनेक्ट करता हूं। वो शिवसेना जो पुरानी शिवसेना रही है, वो किसके साथ है, उस दल का पलड़ा भारी हो सकता है, वो दल ज्यादा फायदे में रह सकता है, न कि जो नवीन शिवसेना नवीन रूप में है वो किसके साथ है, उसका पक्ष उतना सशक्त नहीं रहेगा। तो हनुमान जी, जो पुरानी शिवसेना है वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव की शिवसेना, वो तीनों साथ हैं। तो आपके कहने से ये संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र में चौथे चरण के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पलड़ा भारी रहने वाला है। हाँ, इस बात की अच्छी उम्मीदें हैं। और महाराष्ट्र की अगर मैं चंद्र कुंडली की बात करूं तो मिथुन राशि में चंद्रमा उस दिन था, और यहाँ दूसरे भाव में चंद्रमा महाराष्ट्र के अनुसार जाएगा। तो यानी वहां का जो जनसमूह रहेगा भावनात्मक रूप से, मतलब यहाँ देखिए कि कई बार भावनाएं होती कि इन्होंने मुझे कुछ दिया, बदले में हमें ये देना चाहिए, एक अलग भावना है। यहाँ सेकंड हाउस पारिवारिक मामलों का है। तो यानी ऐसी शिवसेना जहां से लोग पारिवारिक भाव से जुड़े रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये पुरानी वाली शिवसेना हो सकती है। और यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर है वो मिले जुले परिणाम देने वाला कहा गया है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से पुरानी शिवसेना को ही पूरी विजय मिल जाएगी, या जो एक पार्टी एक समूह है उसको। मुझे ऐसा लगता है मिश्रित फल में, लेकिन ज्यादा कंपेयर टू नई शिवसेना, पुरानी शिवसेना जिसके साथ है उसको ज्यादा फायदा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छा, अब मैं कुछ व्यक्तियों के बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगा हनुमान जी। इस चुनाव के चौथे चरण में, जैसे उत्तर प्रदेश में कन्नौज से अखिलेश यादव की सीट पर भी वोट पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस के विपक्ष के लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में बहरामपुर से जो पूर्व क्रिकेटर हैं यूसुफ पठान, वो टीएमसी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ रही हैं पश्चिम बंगाल में। बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कडप्पा से जगन मोहन रेड्डी की बहन है वाईएस शर्मिला, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। जो झारखंड में खूंटी निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से बीजेपी के अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आसनसोल से जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं वो हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हैदराबाद में अभी अभी जो काफी जोर शोर से चुनाव लड़ रही हैं माधवी लता बीजेपी से, वो पहले अभिनेत्री भी रही हैं। तो अगर इनमें से कुछ व्यक्तियों की कुंडली पर आपने पिछले दिनों निगाह डाली हो और उनमें से किसी के बारे में आप कुछ बताना चाहें तो जरूर बताइए। जी, वैसे देखिए, इन सारे लोगों की असली कुंडलियां मेरे पास उपलब्ध हैं या नहीं, इसमें मुझे खुद डाउट है। इंटरनेट पे जो उपलब्ध हैं वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है। जिनमें से अखिलेश यादव जी की जो नेट पर है वो दूसरी है, असल कुंडली जो प्रचलन में है दूसरी है। तो उसकी जरूर मैंने वो देखा है और उसके अनुसार इनकी स्थिति मजबूत है। प्रैक्टिकली क्या है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि असल में वहां की क्या स्थिति है। पर बाकी अखिलेश यादव जी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सीट निकाल सकते हैं। हो सकता है कि उनके समर्थकों या हम लोगों को जितने भारी मतों से जीतने की संभावना लग रही है ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी चंद्रमा अपनी राशि में रहेगा और उनकी जो है लग्न है उसके अनुसार ये दसम भाव से भी कनेक्शन नक्षत्र के माध्यम से जुड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी के जीत की संभावना अच्छी खासी है। और
अन्य लोगों में अगर वो उस समय वर्तमान में पदस्थ कौन है उनका भी जिक्र आप कर दे तो मैं चंद्र कुंडली के अनुसार देख लेता हूं, और अगली बार जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं पक्का वादा करता हूं कि इनमें से कुछ महान लोगों की, जो चर्चित लोग हैं, उनकी असली कुंडलियों की मैं खोज करने की कोशिश करूंगा और जो है उन पर विस्तृत चर्चा करूंगा। फिलहाल अखिलेश जी का चार्ट मैंने देखा है, उनके जीतने की संभावनाएं अच्छी खासी हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। इवन की तो डिंपल जी की जो कुंडली किसी परिचित के माध्यम से मिली, उनकी भी संभावनाएं मजबूत है। ऐसा नहीं कि ये चर्चित नाम है, चर्चित नाम भी कई बार हार जाते हैं, पर इन दोनों के जीतने की संभावनाएं अच्छी हैं। यानी डिंपल यादव और अखिलेश यादव दोनों इस जी चुनाव में सफलता हासिल करें, इसकी संभावना काफी अच्छी है। जी, इस बात की अच्छी केंद्रीय संभावनाएं हैं। अच्छा, यद्यपि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें अच्छी खासी सम्मानजनक स्थिति में है, कोई बहुत बड़ी गिरावट उनके उसमें नजर नहीं आ रही है। और इस बात को मैं अपनी पहली बात से भी जोड़ूंगा, मैंने कहा था कि जो प्रदेश में देश की लहर चले या ना चले, जैसे एक जमाने में था कि हर जगह लहर चल रही थी, लोग मीम्स बना रहे थे फोटोज वगैरह के माध्यम से कि ये वो वाली लहर है, तो ऐसी लहर प्रदेश के चुनाव में 13 मई को काम नहीं कर रही है, बल्कि व्यक्ति विशेष और प्रदेश विशेष का प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सम्मानजनक सीटें हैं, लेकिन जो है इसके बावजूद भी सपा की ये 2 सीटें मुझे निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। बाकी औरों की गणना मैं जल्दी ही करके आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। हनुमान जी, आपने 2-3 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया कि भारतीय जनता पार्टी की सम्मानजनक सीटें आएंगी, सम्मानजनक सीटें आएंगी। इसका मतलब है कि कहीं हाँ, उत्तर प्रदेश में, तो इसका अर्थ ये है, मैं ये लगाऊं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इस बार कोई बहुत बढ़ोतरी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यानी कि पिछली बार बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। दो नहीं है। चीजें हैं, बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है, लेकिन प्रदेश स्तर पर लोग उस गिरावट को थामेंगे। यद्यपि केंद्र और उसके कारण गिरावट की संभावना है, शुक्र की दशा के कारण। यानी सपोज करिए कि मान लीजिए कोई चीज टॉप 10 में थी, तो केंद्र की दशा के कारण उसको टॉप 5 में आ जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश स्तर के लोग उसको टॉप 7 या टॉप 8 तक रोकने की कोशिश करेंगे। यानी 70 to 80% प्रदेश स्तर के लोग उसको थाम लेंगे। अदरवाइज केंद्र के कारण 13 मई को जो चुनाव होगा उसमें गिरावट आ सकती थी। अच्छा, मतलब जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 13 मई वाले चरण में उठाना पड़ेगा, वो मूलतः केंद्र की वजह से उठाना पड़ेगा। हालांकि प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि उसमें जितनी गिरावट केंद्र की वजह से आ सकती है, वो थोड़ी सी उतनी ना आए और स्थिति थोड़ी सी ठीक रहे। जी, केंद्र का मतलब मैं है कि बीजेपी की जो मूल कुंडली से मैं केंद्र देख रहा हूं। अब क्योंकि जब किसी प्रदेश में चुनाव होता है और पूरा केंद्र उसके साथ लगा होता है, तो उसमें मैं केंद्र प्रदेश दोनों को मानता हूं। यहां पर मूलतः केंद्र को ही सामने रखा जा रहा है, नेतृत्व एक तरीके से केंद्र कर रहा है, चुनाव भी केंद्र के लिए है। तो उस दशा में चंद्रमा में बुध की दशा भयभीत करने का काम करती है। प्रदेश स्तर के नेताओं में वो भय आपको नहीं दिखेगा, उनका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, जबकि केंद्रीय नेताओं को इस अवधि में अगर आप देखें, मैं देख नहीं पाया हूं, लेकिन कुछ एक वीडियोस, कुछ एक लोगों का मुझे जो है मोबाइल पर जो है दिखा है, तो उसमें उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, जो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। 2-3 मरतबा से बात हुई कि बुध में चंद्र और बुध की जब भी दशाएं चलती हैं, व्यक्ति के मन में अज्ञात भय होता है, अनजाना डर रहता है, और व्यक्ति कई बार हितैषियों को भी जो है शत्रु समझने लग जाता है, और उसका नुकसान भी मिलता है। तो हो सकता है कि इसका नुकसान, जो मैं कह रहा हूं बार बार कि केंद्र के कारण गिरावट, तो केंद्र यानी बीजेपी की मुख्य कुंडली गिरावट दर्शा रही है, जबकि प्रदेश स्तर की चीजें बेहतर की ओर, यानी उसको थामने की कोशिश करती हुई प्रतीत हो रही हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि आपके पास व्यक्तियों की बहुत ऐसी कुंडलियां नहीं हैं जिन पर यकीन किया जाए, लेकिन इंटरनेट पर या सार्वजनिक उसमें जो कुंडलियां उपलब्ध हैं, उन कुंडलियों के आधार पर क्या आप अधीर रंजन चौधरी, गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा और शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह के बारे में कुछ बातचीत अभी करना चाहेंगे? अगर इनमें से किसी की कुंडली पर आपने कोई मैं अगले सेगमेंट में जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि जो भी चीजें रहें ऑथेंटिक, जो भी उपलब्ध हैं उसके अनुसार। भविष्यवाणी का सही होना गलत होना ये परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जब कोई मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करे, सपोज करिए कि हमारा प्रोग्राम कोई अन्य ज्योतिषी भी देखते हैं,
वो हम पर प्रश्न उठा सकते हैं कि आपने क्यों कहा। तो मेरे पास उपलब्ध आंकड़े जो है मैंने उसके आधार पर कहा, मैंने हवा में तीर नहीं चलाया, मैं ये कह सकूं, उनसे निवेदन कर सकूं। इसलिए मैं अन्य कुंडलियों पर चर्चा करने के लिए मैं फिलहाल क्षमा चाहूंगा, लेकिन इन दो लोगों पर मैंने चर्चा की थी क्योंकि कुछ उनसे जुड़े हुए लोग हमसे सवाल पहले कर चुके थे, तो इसलिए मैंने इन दो लोगों की कुंडलियों को देखा है और उसके अनुसार मुझे उनकी जीतने की अच्छी संभावना है। जरूर अगले अंक में सिंहासन 32 के इन सब व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे और तीसरे चरण में अमित शाह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सुप्रिया सुले, बासवराज बोम्मई, नारायण राणे, श्रीपाद नायक, इन सबके निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदान हो चुका है और पहले और दूसरे चरण में भी कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ है। तो आप उसको देखकर जिन जिन की कुंडलियां आपको ऐसा लगे कि काफ़ी ठीक उसमें समय की गणना की जा सकती है, तो उस पर ज़रूर थोड़ा सा विचार करिए। अगली बातचीत हम जल्दी ही फिर करेंगे। चौथे चरण का चुनाव हो जाए, चौथे और पांचवें चरण के बीच में एक बार हनुमान जी आपसे मैं फिर बात करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आभार। तो ये थे पंडित हनुमान मिश्र। आज के सिंहासन 32 के अंक में उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण संभावनाओं की तरह संकेत दिया है और इस बात का वादा किया है कि बातचीत के अगले अंक में वे हमसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों की कुंडली के आधार पर उनकी चुनावी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। सिंहासन 32 का अगला अंक लेकर आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।